जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग NCERT मैथ का अध्ययन कर रहे हैं और वर्तमान में क्लास 11th का 8वां चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसका हम लोग पहला भाग 8.1 पढ़ चुके हैं, जिसमें कि थ्योरी प्लस एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल सारा का सारा हमने बना चुका है। और आज हम लोग इसका एक्सरसाइज 8.2 का 8.2 का एग्जाम्पल और थ्योरी दोनों कंप्लीट करेंगे। क्योंकि इसका एक्सरसाइज भी हम कंप्लीट कर देते, लेकिन है क्या कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और जो कि एक साथ एक वीडियो में लाना बहुत ज़्यादा कठिन था, बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाता है। इसलिए आज हम लोग सिर्फ थ्योरी और उसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसके बाद अगले क्लास में उसका एक्सरसाइज बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आइए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अपनी परंपरा के अनुसार कुछ उन महान व्यक्तियों को याद कर लेते हैं जिनका योगदान की इस फलाने चैप्टर में दिया हुआ रहता है। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि रिचर्ड डेडेकिंड हैं, जो कि 1831 से 1916 तक की इस धरती पर रहे और गणित तथा बहुत सारे विषयों में इनका योगदान रहा है। वास्तव में ये जर्मनी के रहने वाले थे, जहाँ की हिटलर महोदय रहते थे। हिटलर महोदय का घर जहाँ था वहीं इनका भी घर था। ठीक है, जर्मनी आप लोग देख रहे हैं, मैप पर आपको नजर आ रहा होगा, ये जर्मनी है। ठीक है, आप देखिए इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में दिखा देते हैं। ये देखिए, ये ग्लोब पर आप इसको देख सकते हैं, ये जर्मनी है। जर्मनी रेड कलर का जो आपको दिख रहा है, ये जर्मनी है। ठीक, यूरोपियन कंट्री है। अब यहाँ देखिए कि अब आते हैं हम लोग, डेडेकिंड महोदय का एक फ्रेज कहा हुआ है कि प्राकृतिक संख्याएं मानव आत्मा का क्या है, उत्पाद है। मतलब कि नेचुरल नंबर आर द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। मतलब कि मानव आत्मा, मानव के पास अगर आत्मा है तब जिंदा है। आप तो ये समझते होंगे, आपके अंदर आत्मा है तो आपको जिंदा कहा जाता है। अगर आत्मा निकल जाती है शरीर से तो आध्यात्म कहता है कि मनुष्य जो है सो खत्म हो जाता है, जिंदा नहीं रह पाता है। तो उसी तरह से नेचुरल नंबर जो है वो क्या है, मानव के आत्मा की तरह ही कार्य करता है उसके जीवन में। ठीक है, जैसे आप लोग जो भी कार्य करें, कुछ भी कार्य क्यों ना करें, जैसे आप कहते हैं कि मैं एक क्लास तक पढ़ा हूँ, ठीक, मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ, तो ये 1, 11 ये सब कहाँ से आया, प्राकृतिक संख्याएं हैं। चलिए पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, आइए घर की बातें करते हैं। कहते हैं कि अरे आज 1 किलो चावल बना लेना, मेहमान आ रहे हैं। तो 1 किलो चावल, 1 किलो क्या है, एक जो है प्राकृतिक संख्या है। अच्छा, अब से बच्चा जो है सो 10 डेग चल लिया, 10 पग चल लिया, ये 10 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे चीजों में यूज करते हैं, जिस कारण से इसको मानव की आत्मा की तरह संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो उसको एक्सरसाइज बढ़ाने से पहले हम लोग कुछ रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, रिकैप में हम लोग क्या करते हैं, रिकैप में थोड़ा सा एक पेज ऐड करके बता देते हैं आपको। सपोज कीजिए कि हम लोग एपी के बारे में पढ़े हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, पिछले इसी का दूसरा पिछला पार्ट जो था इस एक्सरसाइज का। इसमें हमने क्या देखा था कि इसके फर्स्ट टर्म को किस चीज से डिनोट किया जाता है, फर्स्ट टर्म को ए द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस को क्या कहा जाता है, डी द्वारा डिनोट किया जाता है। और nth टर्म को किस चीज से डिनोट करते हैं, nth टर्म बराबर क्या होता है, an होता है। और n पदों का योगफल, n पदों का योगफल सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म बराबर क्या होता है, Sn होता है। ठीक है, अब देखिए कि सबसे पहले इसका एक बार डिफिनेशन आपको हम रिवीजन करा दें कि एपी क्या होता है, वैसा अनुक्रम या वैसा श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों का अंतर समान हो, उसे क्या कहते हैं, एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो क्रमागत पदों का अंतर यहाँ क्या है, डी है, यह क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। कॉमन डिफरेंस डी द्वारा होता है, यह डी द्वारा सूचित किया जाता है और यह हमेशा समान रहता है। फर्स्ट टर्म तो आप जान ही रहे हैं,
और ए एन बराबर क्या होता है, nth टर्म बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसमें सारे टर्म आप समझ रहे हैं, ए क्या है फर्स्ट टर्म है, एन क्या है एन पदों की संख्या है, ठीक है, और डी क्या है कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए एस एन बराबर क्या होता है, एन बाय टू, एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये सारा फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में। ठीक है, पिछले एक्सरसाइज में इसका प्रूफ भी आपको हम बता चुके हैं, तो इसमें ज्यादा हम लोग अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आते हैं इस एक्सरसाइज में जहां हम लोग पहुंचे हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, साधारण भाषा में इसको कहें तो वैसा प्रोग्रेशन जिसमें क्रमागत पदों का अनुपात समान हो, उसे क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। मतलब कि अगर कोई प्रोग्रेशन दिया हुआ है और उसमें क्रमागत पदों का अनुपात अगर निकालें, मतलब a2 बटा a1, a2 बटा a1 बराबर क्या हो जाएगा, a3 बटा a2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा a4 बटा a3 हो जाएगा। मतलब क्रमागत पदों का अनुपात निकालेंगे तो वह हमेशा क्या होगा, समान होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। दूसरी भाषा में तो आपको यहाँ पर हम लिख ही दिए हैं कि इसका क्या होता है। अब देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल हम लोग जैसे देखते हैं, जैसे आप देखिए कि 2 4 6 8 2 4 8 16, ये क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। कैसे, आप यहाँ देखिए 2 में 4 से भागा देंगे, सॉरी 4 में 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और फिर 8 में 4 से भागा देंगे तब भी आपको 2 आएगा, और 16 में 8 से भागा देंगे तब भी आपको 2 आएगा। तो ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होने का मतलब क्या होना चाहिए, उसका कॉमन रेशियो समान होना चाहिए, बस इतना ही होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा। अब देखते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का दूसरा एग्जांपल, ये भी देख रहे हैं आप, ये क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ये भी आप देख रहे हैं, यह भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। और इसको जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। अब यहाँ देखिए कि ये ए आर क्या है, तो ए का मतलब होता है, ए किसको कहा जाता है, फर्स्ट टर्म को, ए किसको कहा जाता है, फर्स्ट टर्म को ए द्वारा डिनोट किया जाता है। आर क्या है, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो मतलब सार्व अनुपात। अभी जो हमने आपको बताया था कि दो क्रमागत पदों का अनुपात क्या कहलाता है, सार्व अनुपात कहलाता है। तो सार्व अनुपात जो है क्या है, उसको आर द्वारा सूचित किया जाता है। और एल, ये एल क्या होता है, एल होता है इसका लास्ट टर्म, अंतिम पद। अंतिम पद जनरली हम लोग किसको मानते हैं, nth टर्म को अंतिम पद मानते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एल किसको डिनोट करेगा, अंतिम पद को, मतलब लास्ट टर्म को एल द्वारा डिनोट किया जाता है। उसके बाद एन क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या को हम लोग एन द्वारा सूचित करते हैं। एस एन क्या है, एन पदों का योगफल क्या कहलाता है, एस एन द्वारा सूचित किया जाता है। उसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज डिनोटेड बाय एस एन, और ए एन क्या हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा। अब यहाँ गौर कीजिए कि हमने अभी क्या देखा, कि हमने देखा कि ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब सो ऑन क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा जीपी में होगा, आर इन जीपी। ठीक है, अब मान के चलिए इसका nth टर्म निकालना है, nवां पद निकालना है, कैसे निकालेंगे, इस चीज को गौर कीजिए आप अगर इसी को लिखना चाहें, इसी को आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, a इंटू आर टू द पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर r नहीं है तो r पर पावर 0 दे देंगे तो 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 से गुना है a में। अब देखिए कोमा ए आर है, इसको हम लोग ए आर अभी रहने देते हैं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ठीक है, शोन आर इन जीपी। अब आइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए आर 1, यहाँ पर 0 है, लेकिन यह क्या है, यह देखिए यह क्या है, फर्स्ट टर्म है,
फर्स्ट टर्म यह है, ये क्या है, सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म है, ये क्या है, थर्ड टर्म है। मतलब ये पूरा, ये आपने समझ लीजिएगा, खाली ए को हम डिनोट कर रहे हैं। ये क्या हो गया, थर्ड टर्म हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, फोर्थ टर्म हो गया, फोर्थ टर्म हो गया। अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ पर आप अगर गौर से देखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म है लेकिन आर पर पावर 0 है, यहाँ पर पावर क्या है, आर पर कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सेकेंड टर्म है लेकिन आर पर पावर 1 है। यहाँ देखिए थर्ड टर्म है, आर पर पावर 2 है। मतलब हम देखते हैं जितना टर्म होता है उससे एक कम पावर रहता है, किस पर, आर पर। ए तो सब में सेम रहता है, ए तो सब में है, ठीक। अब देखिए एनवा पद हम लोग निकालने का एक प्रोसेस तैयार करते हैं। अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ गौर कीजिए आप कि यह जो है ए तो सब में है, जितना पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, सब में ए है। तो इसका मतलब एनवा पद में भी ए होगा। ए होगा तो हम ए लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए आर तो सब में है तो इसका मतलब एनवा पद में भी आर होगा, एनवा पद में भी आर होगा। अब आर पर पावर डिसाइड करना है हमको, आर पर पावर डिसाइड करते हैं वो क्या होगा। अब देखिए यहाँ हम क्या देख रहे हैं, आर पर पावर, यहाँ क्या पहला पद में 0 है तो इसको हम लिख देते हैं 1 - 1, पहला पद हो गया, ठीक। अब देखिए दूसरा पद है, ए आर पर पावर 1 है, इसको हम लिख देते हैं 2 - 1, दूसरा पद था तो 2 - 1 आया। अब देखिए तीसरा पद है, यहाँ पर पावर आर पर पावर 2 है तो इसको हम लिख देते हैं 3 - 1, ठीक। तो अब देखते हैं थर्ड टर्म, आर पर पावर 3 - 1। अब थोड़ा सा हमको ये समझ में आ रहा है कुछ चीजें ऐसा हो रहा है जो कि जनरली घटित हो रहा है इसमें। अब देखिए यहाँ पर पावर कितना है, 3 है तो इसको हम 4 - 1 भी तो लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए यह टर्म कौन सा है, चौथा टर्म है। चौथा टर्म में आर पर पावर क्या है, 4 - 1 है। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि पहला टर्म में आर का पावर 1 - 1 था, दूसरा टर्म में आर का पावर 2 - 1 हुआ, तीसरा टर्म में आर का पावर 3 - 1 हो गया, चौथा टर्म में आर का पावर 4 - 1 हो गया। तो इसका मतलब एनवा टर्म में क्या होगा, आर का पावर n - 1 हो जाएगा। तो एनवा टर्म में आर का पावर n - 1। तो इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए an, an मतलब क्या, एनवा टर्म ना, या tn, an बोले या tn बोले एक ही चीज है, ठीक है। tn बराबर क्या हो जाएगा, tn बराबर ar⁻n - 1, यही आपको निकालना था, जनरल टर्म इसका निकालना था, ठीक है। इसको हम an भी कहते हैं और tn भी कहते हैं। nth टर्म को हम लोग दो तरह से डिनोट कर सकते हैं, an और tn के द्वारा। तो tn कैसे फाइंड हुआ, कैसे जनरल टर्म इसका हम लोग फाइंड किए जनरलाइज करके, ये आपके समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद, वही जो हम लोग अभी निकाले उसी चीज को यहाँ लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ तो हम लोग ये चीज पहले निकाल ही चुके हैं, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद या n टर्म ऑफ जीपी क्या हो जाएगा, ar⁻n - 1, ये हो गया। अब देखिए कि जीपी जो है जा कहां तक सकता है, से कोई भी सीरीज कहां तक जा सकता है, जहां तक हम उसको ले जाना चाहे वहां तक जाएगा, या फिर कोई कह रहा है कि वहां तक ले जाइए तहां तक जाएगा। मतलब कि कोई कह रहा है कि कोई जीपी है ऐसा जिसका फर्स्ट टर्म फलाना है और उसका कॉमन रेशियो चिलाना है, तो आप उसको 10 टर्म तक ले जाइए। तो मतलब हमको ये फिक्स कर दिया गया कि उसमें टर्म की संख्या कितनी है, 10 है। तो वह क्या कहलाएगा, परिमित
जीपी कहलाएगा, मतलब फिनाइट जीपी कहलाएगा। अगर यही हो कि कह दिया कि फर्स्ट टर्म में ए है, उसका कॉमन रेशियो आर है, उसका उस जीपी को लिखिए, तो लिखते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे, तो वह कहाँ तक जाएगा, कहाँ पर जाके खत्म होगा, कहीं खत्म ही नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, इनफिनाइट टर्म तक जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जीपी जो है या तो फिनाइट हो सकती है या इनफिनाइट हो सकती है। फिनाइट होगी तो उसको हम लोग कहेंगे फिनाइट जीपी, मतलब परिमित जीपी कहेंगे। अगर अपरिमित होगी, इनफिनाइट होगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनफिनाइट जीपी कहेंगे। तो मतलब उसके काम के अनुसार उसका नाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब आता है एस एन का बारी। ए एन का फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया, ए आर टू द पावर एन माइनस वन, ये ए एन का फॉर्मूला हमने निकाल लिया। अब है एस एन, एस एन मतलब होता है एन पदों का योग। एन पदों का योग निकालने के लिए हमको तो एन पद चाहिए पहले ना, तो ये क्या, इसको प्रूफ करना है, हम लोग प्रूफ करके देखते हैं कैसे निकलता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू ए एंड कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आर। देन जीपी इज क्या हो जाएगा, जीपी इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा, आप लोग तो जान ही रहे हैं। जीपी बराबर क्या हो जाएगा, ए आर, जीपी इज क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इसका क्या, ए, सेकेंड टर्म क्या, ए आर, थर्ड टर्म क्या, ए आर स्क्वायर, चौथा टर्म क्या, ए आर क्यूब, सोन। हमको तो एन टर्म तक न लेना है, एन टर्म तक लेना है, तो क्या हो जाएगा, ए आर एन माइनस वन, ए आर टू द पावर एन माइनस वन। ठीक, ये क्या हो गया, जीपी हो गया। अब देखिए तो यह तो जीपी हमने लिख दिया, लेकिन हमको निकालना क्या है, इनके एन पदों का योग न निकालना है, तो वो योग निकालना है, तो इसीलिए एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन पदों के योग को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, एस एन से डिनोट करते हैं। एस मतलब सम, एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म, तो एस एन बराबर क्या हो गया, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस शन प्लस ए आर टू द पावर एन माइनस वन। ये हमारा हो गया एस एन। ठीक, इसको समीकरण एक मान लेते हैं। अब देखिए इस तरह से अगर हम इस फार्मूला पे निकालना चाहें एस एन का वैल्यू, या तो बहुत सारे टर्मों को हमको लिखना पड़ेगा, और ये डॉट डॉट लगा हुआ है, पता नहीं कितना ज्यादा बड़ा ये हो जाएगा, कितना बार हमको लिख लिख के गुना भाग जोड़ घटाव करना पड़ेगा। तो हम लोग तो पढ़ रहे हैं गणित, गणित में क्या है, गणित में हम लोग खोजते हैं शॉर्टकट रास्ता, मतलब कम से कम काम करके हम ज्यादा से ज्यादा कर्म कर सकें, ज्यादा से ज्यादा फल पा सकें, वही तो गणित है। गणित में हम लोग दिमाग ही लगाते हैं ना। तो अब यहाँ दिमाग लगाते हैं, तो कभी कभी आप देखते होंगे, कहा जाता है गांव घर में कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को क्या करना पड़ता है, टेढ़ा करना पड़ता है। तो उंगली को टेढ़ा तो यहाँ करेंगे तो कुछ तो होगा नहीं, उंगली टेढ़ा करने से तो यहाँ होगा नहीं। यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, पढ़ रहे हैं तो गणित, हमको दिमाग को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा। दिमाग को टेढ़ा करने करके हम क्या कर सकते हैं, देखिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय आर। हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ आर से गुना कर देते हैं। हिंदी में लिख लीजिएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय आर का मतलब दोनों तरफ आर से गुना करने पर। अब देखिए अगर हम दोनों तरफ आर से गुना करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिलेगा आर एस एन बराबर ए आर, इसमें आर से गुना हो जाएगा जी, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर टू द पावर 4 प्लस सोन, सोन क्या मिल जाएगा,
प्लस में आ जाएगा ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, तो एगो रहेगा ही यार, लेकिन लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए आर टू दी पावर एन हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमको 2 समीकरण मिल चुका है। ठीक, इस दोनों समीकरण का सॉल्यूशन अब करेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं समीकरण 1 और 2 में हम क्या सब कर सकते हैं। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, मतलब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर। ठीक, हिंदी में क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर तो क्या हो जाएगा, इसको जब हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर एस एन, इसको लिख देते हैं तब आपको समझने में आसानी होगी। आर एस एन बराबर क्या है आपको, आर एस एन बराबर है आपको ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर टू दी पावर 4 प्लस सोन ए आर एन माइनस वन प्लस ए आर टू दी पावर एन। ठीक है, अब देखिए एस एन का वैल्यू कितना है हमको समीकरण फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से, इसमें है आपको ए प्लस न है, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस सोन प्लस ए आर एन माइनस वन। ठीक है, चलिए इसको हमने तो लिख दिया, लिखने के बाद हम करना क्या है, हमको घटाना न है जी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो घटाने का मतलब हो गया नीचे वाला चिन्ह तो बदल जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो इसमें सब जितना टर्म प्लस में है उतना टर्म क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इसमें कटने वाला कौन सा है, अब देखिए यहाँ पर ए आर कैंसिल हो जाएगा, ए आर स्क्वायर कैंसिल, ए आर क्यूब कैंसिल, ये और इसमें बीच में कोई टर्म आएगा वैसा, और ये टर्म कट जाएगा, बच जाएगा हमको अब कितना, या देखिए यहाँ देखिए क्या हो गया, आर एस एन माइनस एस एन बराबर हमको कितना मिल गया। अब यहाँ पर हमको माइनस ए बचा हुआ है और यहाँ पर प्लस ए आर टू दी पावर एन बचा हुआ है, प्लस ए आर टू दी पावर क्या हो गया, प्लस ए आर टू दी पावर एन बचा हुआ है। ठीक है, ये उधर क्यों भाग गया भाई, चलिए भाग गया तो इसको और खींच के हम यहीं ले आते हैं, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा हमें लिखने में। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि हमको यहाँ पर अब क्या मिल रहा है, यहाँ पर है ए आर टू दी पावर आर एस एन और एस एन है माइनस में, इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एस एन कॉमन ले सकते हैं, तो हमको क्या मिल गया, आर माइनस वन मिल गया। ठीक है, इस दोनों में देखिए बराबर, इस दोनों में अगर हम ए कॉमन ले लें, ए कॉमन ले लें तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर माइनस वन बचेगा, यहाँ पर आर टू दी पावर एन माइनस वन बच जाएगा, उसको सीधा करके लिख लिए, माइनस को पहले लिखना ठीक नहीं लग रहा था इसीलिए उसको बाद में लिख लिया, आप वैसे भी लिख सकते हैं जैसे था। ठीक, चलिए या देखिए एस एन बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन बट आर माइनस वन। ठीक है, यही तो आपका फॉर्मूला बन गया, यही ना आपको निकालना था। एस एन का वैल्यू क्या आ गया, एस एन बराबर ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन बटा आर माइनस वन। देख लेते हैं हम लोग, यही प्रूफ करना था। देखिए क्या है, ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन बटा आर माइनस वन। अब देखिए इसमें यह भी तो आपको दिख रहा होगा कि वन माइनस आर टू दी पावर एन बटा वन माइनस आर हो गया, यहाँ पर आर टू दी पावर एन माइनस वन बटा आर माइनस वन है, तो चूंकि इसमें से ऊपर नीचे से हम लोग माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से अगर माइनस कॉमन लेके काट देंगे तो हमको इतना ही आ जाएगा, तो मतलब यह दोनों फार्मूला सेम ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। एक में पहले माइनस लगा हुआ है, दूसरे में बाद में माइनस लगा हुआ है, बस अंतर इतना ही है और कुछ नहीं है।
तो हम लोगों को यही प्रूफ करना था और यह प्रूव्ड हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। एक बार देख लें वीडियो चल रहा है या रुका हुआ है। चलिए वीडियो तो चल रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द 10th एंड 9th टर्म ऑफ द जीपी 525 125। 10th टर्म निकालना है, 10th और nth टर्म निकालना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए a बराबर कितना दिया गया है, 5 है। r बराबर कितना हो जाएगा, 25/5, तो बराबर हो गया 25 25, बराबर कितना हो गया 5, मतलब r बराबर आपको कितना हो गया 5 हो गया, कॉमन रेशियो निकल गया। तो अब हमको निकालना है 10th टर्म और nth टर्म। तो 10th टर्म, इसीलिए a10 बराबर क्या हो जाएगा, a10 बराबर हो जाएगा ARn-1 ना, AR⁻10-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 इंटू r टू दी पावर, r का वैल्यू कितना, r का भी वैल्यू तो 5 है, 5 टू दी पावर कितना 10-1, 10-1 मतलब हो गया 9, बराबर कितना हो गया 5 इंटू 5 टू दी पावर 9। ठीक है, अब 5 को आप 10 बार गुना कर लीजिए, कितना आता है, 5 को आप 9 टाइम्स गुना करेंगे, 25 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 पंचे, इसको आप गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको गुना करके आपको हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा, छोड़िए उसको गुना करने की हमें आवश्यकता है ही नहीं, इसको इतना ही छोड़ देते हैं। तो बराबर में क्या लिख देंगे, 5 टू दी पावर 9 1 10, 5 पर पावर 10 हो गया, यही हो गया इसका 10th टर्म। अगर इसका nth टर्म निकालना हो तो क्या हो जाएगा, an बराबर a का वैल्यू a का AR टू दी पावर an बराबर क्या होता है, AR टू दी पावर n-1। यहाँ देखिए तो a का वैल्यू 5 इंटू r का वैल्यू 5 टू दी पावर n-1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 टू दी पावर n-1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 5 टू दी पावर n, इसका nth टर्म हो गया। ठीक है, मतलब 10th टर्म और nth टर्म निकाल लिए उसके फार्मूला में पुट करके, और कोई कुछ नहीं किए हैं एक्स्ट्रा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि विच टर्म ऑफ जीपी इतना अप टू n टर्म इज इतना, कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी इतना का कौन सा पद इतना है। ठीक है, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a बराबर आपको क्या दिया हुआ है 2, r बराबर क्या हो जाएगा 8/2 इज इक्वल टू 2 चौका 8 4, या r बराबर कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए an बराबर क्या दिया गया है आपको, an बराबर दिया गया है 131,072। ठीक है, मतलब 1,31,072 इतना दिया गया है। an बराबर, an का वैल्यू आपको जब इतना दिया गया है तो अब आप इसमें से n का वैल्यू भी तो फाइंड कर सकते हैं। तो an का वैल्यू क्या होता है, AR टू दी पावर n-1, तो AR टू दी पावर n-1 बराबर क्या हो गया 131,072। ठीक है, बराबर, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू तो 2 है, 2, r का वैल्यू कितना है 4, 4 टू दी पावर n-1। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया 131,072। ठीक है, 1,31,072 इसको पढ़ेंगे। अब चलिए, तो 4 टू दी पावर n-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस 2 को ले जाएंगे उधर तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर भागा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, बट्टा में 2, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 छः के 12, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 36 दूनी 72। ठीक है, या देखिए 4 टू दी पावर n-1 इज इक्वल टू कितना हो गया 65,536।
अब देखिए कि हमको n का अगर वैल्यू निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको 4 के टर्म के रूप में लिखेंगे ना, तो 4 को कितना बार गुना करेंगे तो कि इतना आएगा, ठीक है। 4 को हम लोग 8 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसको हम लोग देख लेते हैं, या देखिए 4 टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 8। इसको 4 को 8 बार आप गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। अभी हम गुना करके नहीं दिखाएंगे, वो सब बच्चे वाली बात है, आप लोग खुद से करेंगे वो, ठीक है। चलिए, या देखिए क्या हो गया, 4 टू दी पावर, अब देखिए 4 पर पावर 4 टू दी पावर n-1 इज इक्वल टू 4 टू दी पावर 8 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n-1 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, या n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 प्लस 1, या n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यही ना आपको फाइंड करना था कि कौन सा टर्म जो है इतना 1,31,072 है, तो नम्मा टर्म क्या है 1,31,072 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है कि इन जीपी द थर्ड टर्म इज 24 एंड सिक्स टर्म इज 192, फाइंड द 10th टर्म। कह रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 24 तथा छठवां पद 92 है, तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है कि गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद A3 इज इक्वल टू क्या दिया गया है 24, ठीक। इसको थोड़ा सा हम पहले तोड़ ही ले, AR² A3 का तो यही ना होगा, AR² बराबर में 24, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, या A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/R², कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर आपको क्या दे रहा है, छठवां पद 192 है, A6 बराबर कितना दिया गया 192, या AR टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 192। 5 क्यों आया, कैसे आया, समझ में आ रहा है ना कि R पर पावर कितना होता है n-1 होता है, तो n का वैल्यू यहाँ 6 है, 6 में से 1 चला गया, कितना बचा 5 बचा, तो वही 5 हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए, या A का वैल्यू क्या हो जाएगा 192/R टू दी पावर 5, ठीक है। अब देखिए, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब देखिए, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन जो है दोनों में तो एक ही वैल्यू हमको मिल रहा है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी फाउंड दैट, हम क्या पाते हैं कि दोनों का LHS समान है, तो RHS समान हो जाएगा 24/R² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 192/R टू दी पावर 5, या देखिए क्या हो जाएगा R टू दी पावर 5/R² इज इक्वल टू 192/24। अब इसको थोड़ा सा हम लोग कट कर लेंगे। चलिए, या देखिए क्या हो जाएगा, इसको जब हम काट कुट करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा हमको R टू दी पावर 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 9 18, 2 6 के 12, 12 8 96, 8 हो गया। 2 टू दी यहाँ पर क्या आ गया R³ बराबर 8 आ गया, ठीक है। या देखिए R³ बराबर हम इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3, तो सो R इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया 3 मिल गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे R का वैल्यू पुट करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट आपको कितना है, इक्वेशन फर्स्ट है आपका A बराबर 24/R², A बराबर 24/R², A बराबर कितना है 24/R², या देखिए A बराबर कितना हो जाएगा 24/2², मतलब 4 4 छके 24, यहाँ 6 हो गया, या A इज इक्वल टू कितना हो गया
6 हो गया। ए का वैल्यू भी हमको मिल गया, आर का भी वैल्यू मिल गया। तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हमको निकालना क्या था, 10वां पद निकालना था जी। तो 10वां पद ज्ञात कीजिए, 10th टर्म। ठीक, अब आइए, आर का वैल्यू कितना आया है, ओ सॉरी, आर का वैल्यू 2 ना आया जी, आर का वैल्यू 2 आया है, 3 नहीं 2 आया। आर का वैल्यू कितना, 2 ना। तो अब देखिए, सो 10th टर्म A10 बराबर क्या हो जाएगा, A10 बराबर कितना हो जाएगा, AR⁴ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो गया 6 गुने आर का वैल्यू कितना 2, उस पर पावर 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 गुना 2 को 9 बार गुना कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, ठीक है ना, 512 बराबर कितना हो गया, 12 छके 72, अच्छा 5 30, तो मतलब हो गया 3072। तो इसका 10वां टर्म क्या हो जाएगा, 3072। ठीक है, चलिए, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, हम लोग उसको बना के आगे बढ़ते हैं। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म एंड द सम ऑफ 5 टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज इतना। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी इतना के प्रथम n पदों का योग तथा 5 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका प्रथम n पदों का योगफल और 5 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, आइए हम लोग इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले n टर्म का कह रहा है, तो यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया क्या सब हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्या, a बराबर है 1, आर बराबर कितना हो जाएगा 2/3 बटा में 1 बराबर हो गया 2/3। आर का भी वैल्यू निकल गया, आर ए का भी वैल्यू निकल गया। तो n पदों का योगफल और 5 पदों का योगफल दोनों हम निकाल सकते हैं। सो Sn बराबर क्या हो जाएगा, Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है, AR⁴ बटा R-1। तो बराबर कितना हो जाएगा, अब गौर कीजिए, ए का वैल्यू आपको कितना है 1, आर का वैल्यू 2/3, उस पर पावर कितना n-1, बटे में कितना 2/3 -1। ठीक, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लें इसको। तो अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, बराबर में हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 2/3 होल टू द पावर n-1 तो होगा ही, बटा में इसका जब हम एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 2-3 ठीक है, अब देखिए बराबर कितना हो जाएगा, यह 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 तो ऊपर चला जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 में से 3 को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 × 1 - 2/3 टू द पावर n। ठीक है, यही आपका हो गया Sn का वैल्यू। ठीक है, इसीलिए S5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, S5 का वैल्यू इसी में पुट कर दीजिए। अब ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 × S5 1 - 2/3 ऑल टू द पावर 5। चलिए इसको हम लोग या तो तोड़ दें तब बनाए, या फिर इतना पे ही छोड़ दें तब भी आंसर सही होगा। इसको तोड़ के बना देंगे तो और थोड़ा आंसर सही हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 3 × अब इसका देखिए कितना हो जाएगा 1 - 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 बटे में कितना हो जाएगा 3 × 9 × 27 × 81, 81 × 243 ना, 243, तो इतना बटा 243। ठीक है, बराबर में कितना आ गया आपको 3 × इसमें 243 - 32 बटा 243। ठीक है,
बराबर में कितना हो जाएगा, अब इस 3 को काट दीजिए, 3 1 जा 3, यहाँ हो जाएगा 3 8 जा 3 1 जा 81। इसको जब घटाएंगे आप तो कितना हो जाएगा 1 1 2 211/81। ठीक है, एक आंसर आपका ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। ठीक है, एक बार जरा आंसर हम मिला दें, आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, एग्जाम्पल नंबर 7 था, एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, 211/81 और और उसका वैल्यू तो आपको सही आया ही है। ठीक है, ये तो आपका आंसर सही है, आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ इतना आर नीड टू बी गिवन द इतना सम। कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी के कितने पदों की आवश्यकता है जिसका योगफल इतना हो। ठीक है, मतलब आपको घुमा के क्वेश्चन में क्या शब्द दिया हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन में आपको क्या शब्द दिया हुआ है, यही समझना है, इसमें घुमा के आपको देता है, यही चीज को समझना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या देख रहे हैं आप, यहाँ देखिए गुणोत्तर श्रेणी यह दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म ए हो गया, फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म ए बराबर कितना दिया हुआ है 3, आर बराबर कितना हो जाएगा 3/2/3, तो बराबर कितना हो गया 3/2 गुना 1/3, तो यह 3 3 कैंसिल हो गया, बराबर क्या हो गया 1/2, मतलब आर बराबर कितना हो गया आपको 1/2 आ गया। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है कि ताकि उनका योगफल उतना हो, तो मान लेते हैं कि n पदों का योगफल उतना है, तो Sn बराबर आपको दिया गया है, एंड आपको क्या दिया गया है Sn बराबर आपको दिया गया है, Sn बराबर कितना दिया हुआ है 30 6 9 369/512। ठीक है, 3069/512 इतना आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, Sn का वैल्यू दिया गया है। तो अब आपको निकालना क्या है, n का वैल्यू निकालना है। ठीक, अब देखिए या Sn का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, है a/r⁴n−1 बटे में कितना हो जाएगा r−1 इज इक्वल टू 30 6 9/512। 512। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको इधर खींच के लंबा चौड़ा में बनाएंगे क्या। अब देखिए ए का वैल्यू तो आपको पता ही है 3 है, ए का वैल्यू 3 हो गया, इनटू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ 1/2 होल टू द पावर n−1 बटा 1/2 -1 इज इक्वल टू कितना, इतना बटा 512। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं यहाँ और थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इस, चलो रहने दो अभी, इसके अगले टर्म में हम इसको लेके भाग जाएंगे। 3 इंटू कितना हो जाएगा 1/2 टू द पावर n−1 बटा में कितना हो जाएगा 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो -1/2 हमको बच जाएगा -1/2। ठीक है, बराबर में कितना हो गया 30 6 9/512। ठीक है, अब आइए अब इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में ले आते हैं, और डिटेल में लाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए इधर ये उधर जाके गुना हो जाएगा ना, तो चलिए कितना हो जाएगा इस, या 3 नीचे जाके गुना हो जाएगा या इसमें जाके गुना हो जाएगा। ठीक, तो आ जाइए 1/2 टू द पावर n−1 बराबर हो गया, इसको जब उधर ले जाके गुना करेंगे तो हो जाएगा 3069/512 इंटू में हो जाएगा -1/2 इंटू में कितना हो जाएगा, ये इधर आके नीचे में गुना होगा तो यहाँ 1/3 हो जाएगा। अब इसको आप काट कुट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3 का 3 0 3 दूनी 6 3 तिहाई 9 10 23। ठीक है, अब आइए कितना आता है,
या देखिए 1/2 होल टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में तो कुछ नहीं है तो 1 ही से गुना होगा तो माइनस खाली लग जाएगा 1023, बट यहाँ नीचे में 2 है तो कितना हो जाएगा 512 गुना 2 बराबर 1024। ठीक है, अब आ जाइए, या देखिए 1/2 होल टू द पावर n इज इक्वल टू, यहाँ -1 है ना, हमको तो n का वैल्यू निकालना है, तो इस टर्म को, जिस टर्म में n लगा हुआ है उसको तो अकेला करना पड़ेगा n का वैल्यू निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, इस -1 को उधर ले जाएंगे, -1023 बटा 1024, ये माइनस इधर आ जाएगा तब +1 हो जाएगा। अब देखिए या 1/2 होल टू द पावर n इज इक्वल टू, होल टू द पावर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ गौर कीजिए, यहाँ एलसीएम हो गया 1024, यहाँ हो जाएगा -1023 प्लस 1024 बटा में इतना, या 1/2 होल टू द पावर, अरे क्या हो रहा, 1/2 होल टू द पावर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/1024। या देखिए कि इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 होल टू द पावर n बराबर 1/2 होल टू द पावर कितना, अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 दूनी 512, 512 दूनी 1024, मतलब 2 टू द पावर 9, मतलब इस पर पावर 9 हो जाएगा। या आप देखिए n बराबर कितना हो जाएगा 9, यही आपका आंसर हो गया। n का ही वैल्यू निकालना था ना, नहीं 9 बार में आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 512, 512 दूनी 1024। ओहो हो, एक चीज छूट रहा है, क्यों गलती हुआ, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ क्या होता है, AR टू द पावर n माइनस 1 ना, एक मिनट जरा, तो यहाँ हम देख रहे थे कि 2 टू द पावर 10 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 24, 1024 होता है ना, यहाँ पर मिस हो रहा था, गुना में हमको यहाँ क्या हो जाता है 10 टू द पावर 1/2 टू द पावर 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 से 24 कितना बार गुना करने से आता है, 10 बार गुना करने से आता है, यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, n का वैल्यू क्या हो गया 10, यही आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी इज इतना एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड कॉमन टर्म्स। ठीक है, एंड द टर्म्स कह रहा है, एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल कितना है, 13/12 है तथा उनका गुणनफल -1 है, तो सार्वनुपात तथा पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ एक नया टाइप का क्वेश्चन है, इसको बनाने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अगर जीपी में 3 टर्म आपको फाइंड करना हो, वह भी आपको मानना पड़े खुद से, तो उसमें इस तरह से आप उसको माने कि आपको कम से कम सॉल्यूशन करना पड़े। आप तो गणित पढ़ रहे हैं, गणित में कम से कम काम करके हम ज्यादा से ज्यादा चीज पाना चाहते हैं, तो यहाँ पर कम से कम काम करने के लिए हमको कुछ ट्रिक लगा के मानना पड़ेगा। क्या ट्रिक लगाना होगा, इसको हम लोग गौर से देखते हैं। इसको ट्रिक क्या लगाएंगे, इसका फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म कैसे मानेंगे, इसको देखते हैं। लेट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज A by R, A एंड AR। ठीक है, अब देखिए यह 3 टर्म आ गया, यह 3 टर्म क्या है, जीपी का है, इसको हमने मान लिया है कि तीनों टर्म है जीपी का, और यह जीपी में होगा ही, देखिए आप इसमें R से गुना करेंगे तो A आएगा, इसमें R से गुना करेंगे तो AR स्क्वायर आ जाएगा, मतलब आपको जो है कॉमन रेशियो तो सेम है ही, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म 3 टर्म मिल गया है। अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है
कि कह रहा है कि प्रथम 3 पदों का योगफल कितना है, 13/12 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, a/r प्लस ए आर इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब देखिए कि इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको क्या आएगा। यहाँ देखिए कि हमको आ जाएगा a, इसमें से कॉमन आ जाएगा तो हमको बचेगा 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13/12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करें, इतना ही रहने दें क्या, चलिए इतना ही छोड़ देते हैं, ज़्यादा करने का जरूरी नहीं है। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका गुणनफल कितना, -1 ने कहा रहा है, तो क्या हो जाएगा, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a/r गुने ए आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -1। ठीक है, यह देखिए कितना हो जाएगा, यह r तो कैंसिल हो गया, तो a³ बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखिए कि a³ बराबर -1 है तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, -1, या क्या हो गया, इसका रियल वैल्यू हुआ। इसका इमेजिनरी वैल्यू भी आएगा, जो कि आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े होंगे, और इमेजिनरी वैल्यू का हर जगह उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए हम लोग इमेजिनरी वैल्यू को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ a का वैल्यू लेंगे a का रियल वैल्यू लेंगे। अब देखिए, अब ये इक्वेशन फर्स्ट था जी, इक्वेशन फर्स्ट था, ये सेकेंड क्यों माने, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करते हैं, इसका वैल्यू हम उसमें पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट। समीकरण 1 में हम a का अगर मान रखते हैं तो हमको क्या आ जाएगा, या तो -1 हो जाएगा, -1 इंटू में, अब देखिए इसका तो कैलकुलेशन लगता है अब करना ही पड़ जाएगा, चलिए एक बार और लिख के तब करेंगे, 1 प्लस r इज इक्वल टू क्या, 13/12। ठीक है, चलिए आइए अब यह देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा r, तो 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो -13/12 हो जाएगा। ठीक है, या देखिए 1, अब इसको 12 से इधर गुना करेंगे, इधर r से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस 12r प्लस 12r स्क्वायर इज इक्वल टू -13r। या देखिए क्या हो जाएगा, इस 13r को इधर ले आएंगे तो हो गया 12r स्क्वायर प्लस में 13r इधर आ जाएगा तो यह प्लस बन जाएगा, प्लस बन जाएगा तो 12 13 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 25 मिल जाएगा। तो इसको हम लोग हो जाएगा 25r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं r का ना, तो r का वैल्यू निकालने के लिए बराबर है 44 से, तो 144 को हम लोग तोड़ेंगे तो कितना तोड़ेगी, 25 आएगा, 144 को 2 72 2 36 2 9 नहीं 18 2 9 2 नहीं 3 3 3 9। ठीक है, 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 9 25 ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 9 25। तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, 12r स्क्वायर प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। या देखिए इस दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा हमको, 4 तिहाई के 12, 4 4r कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3r प्लस 4, यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 3r प्लस 4 इज इक्वल टू 0।
या देखिए हमको क्या आ गया 4r-3 इंटू 3r+4 इज इक्वल टू 0। तो इसीलिए r का वैल्यू क्या हो जाएगा -3/4, और इससे जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -4/3। r का ही वैल्यू निकालना था, क्या निकालना था सो देख लेते हैं। का है काम करना है। हाँ, क्या कह रहा है कि इसका सार्वनुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रथम 3 पद। अब देखिए सार्वनुपात हमको कितना निकल गया है, r का वैल्यू हमको कितना निकल गया है 43, 4/3 -4/3, और अब देखिए r का वैल्यू निकल गया इतना, a का वैल्यू भी हमको फाइंड है ही, तो सो a/r बराबर कितना हो जाएगा -1/-3/4 और -1/-4/3 बराबर कितना हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो 4/3 और इसको पलटेंगे 3/4। ठीक, अब देखिए हाँ, दूसरा टर्म क्या a बराबर -1, तीसरा टर्म क्या ar इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 इंटू -3/4 और -1 इंटू -4/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जब आप गुना करेंगे तो 3/4 और क्या हो जाएगा 4/3। तो जीपी क्या बन जाएगा, सो जीपी इज क्या हो जाएगा 4/3 -1 कितना 3/4 और 3/4 -1 4/3 100। ठीक है, यही आपको निकालना था और हमने सारा का सारा निकाल दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार उससे पहले देख लें कि वीडियो रुका तो नहीं है ना। आइए, काम चल रहा है। अब देखते हैं क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस इतना टू इतना। ठीक है, अब कह रहा है कि एक सीक्वेंस दिया गया अनुक्रम और इसमें जो है सो आपको n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो आप यहाँ देखिए 777 777 एंड 7777 क्या यह जीपी में है? नहीं है। क्या यह एपी में है? नहीं है। यह ना तो एपी में है ना तो जीपी में है, और हमने दो ही प्रोग्रेशन पढ़ा है, एपी और जीपी। तो यहाँ पर हम वैसे भी इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं जीपी के बारे में, तो इसका मतलब यह जीपी में आएगा लेकिन अभी नहीं है। तो इसको लाने के लिए कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, वही उंगली टेढ़ा करना पड़ेगा। यहाँ देखिए गिवन सीक्वेंस इज क्या दिया हुआ है 777 777 7777 सोन। ठीक है, टू एंटर अब देखिए कि यह इतना दिया गया है। अब हमको निकालना क्या है कि इसका योग निकालना है, सम निकालना है। तो सो Sn बराबर क्या हो जाएगा, Sn बराबर हो जाएगा 7 + 77 + 777 + 7777 प्लस सोन टू कितना n टर्म। अब चूंकि यह जीपी एपी में तो है नहीं कि इसमें हम फार्मूला लगा दें, तो इसको फार्मूला में लाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से हम सबसे पहले 7 कॉमन ले लेते हैं। तो 7 कॉमन ले लेंगे तो हमको क्या बचेगा 1 + 11 + 111 + 1111 प्लस सोन टू कितना n टर्म। ठीक है, चलिए अब देखिए अभी भी जीपी में नहीं आया। अब क्या करेंगे, इसमें अंदर में 9 से गुना कर देंगे तो बाहर में हमको क्या करना पड़ेगा 9 से भागा देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 7/9 इंटू
9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 प्लस सोन टू एंटर। ठीक है, बराबर देखिए अब क्या हो गया कि इसको हम लोग देख रहे थे 7/9 आया। अब देखिए इसको अब क्या करेंगे, इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 9 को लिख सकते हैं 10-1। देखिए इस 9 को हम लोग क्या लिखेंगे 10-1 प्लस इसको लिखेंगे 100-1, इसको देखिए 1000-1 और इसको लिखेंगे 10,000-1। ठीक है, प्लस सोन टू एंटर। चलिए बराबर देखिए 7/9 इंटू, अब देखिए 10-1 है तो इसको हम लोग लिख देते हैं 10, अब -1 को बाद में लिखेंगे। ठीक है, 10 प्लस में देखिए क्या आ गया 100, प्लस में क्या आ गया 1000, प्लस में क्या आ गया 10,000 प्लस सोन टू कितना एंटर। ठीक है, उसके बाद यह माइनस वाला भी है -1 -1 -1 -1 -1 सोन कितना टू एंटर। ठीक है, दो चीज हमको आ गया, पहला आया कि 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 सोन एंटर, और यह जो -1 था सब में वह उसको हम लोग एक साथ कर लिए तो वह भी एन टर्म तक आएगा। बराबर देखिए 7/9 इंटू, अब देखिए इस 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को 10 ही रहने देते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकते हैं 10 क्यूब, प्लस इसको लिख सकते हैं 10⁴ प्लस सोन टू एन टर्म। अब देखिए कि -1 को n बार जोड़ेंगे तो हमको कितना आएगा -n आ जाएगा, तो इसमें लिख देंगे माइनस में n। ठीक है, चलिए बराबर देखिए कितना आ गया 7/9 इंटू, अब देखिए जब हम इसको यह जो अब दिख रहा है हमको यह जीपी में दिख रहा है 10 का स्क्वायर इसमें 10 से गुना कीजिए, 10 स्क्वायर इसमें 10 से गुना कीजिए, 10 क्यूब इस तरह से, तो जीपी में आ गया। अब जीपी में आ गया तो इसका हम लोग एसएन वाला फार्मूला लगा देते हैं, तो 10 इंटू 10 टू द पावर n-1 r टू द पावर n ना, 10 इंटू 10 टू द पावर n-1 बटा में 10-1 माइनस में n। ठीक है, अब आ गया यह जगह पे देख लीजिए बराबर कितना हो गया 7/9 इंटू में यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर n-1 बटा 9 माइनस n। ठीक है, बराबर कितना हो गया 7/9 इंटू, अब देखिए यह कितना हो जाएगा 10 टू द पावर n+1 माइनस 10 अब बटे में कितना हो जाएगा यह 9 माइनस 9n हो जाएगा ना। चलिए अब या तो हम इसको इतना ही छोड़ दें तब भी आंसर आपका सही है, और नहीं तो थोड़ा सा और तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 10 टू द पावर में n+1 था ना यार, 10 टू द पावर n+1 इस तरह से लिखाएगा -10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10 टू द पावर n+1 -10 माइनस प्लस में 9n बटे में कितना हो जाएगा 9 नमा के 81, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर कितना, ये क्वेश्चन नंबर 8 था शायद, तो आप लोग देख लीजिए क्या यह आंसर सही आया है, एक बार आंसर मिला लीजिए। हाँ ठीक है, आप लोग इतना भी छोड़ देते तब भी आंसर सही था, इतना भी छोड़ेंगे तब भी आंसर सही है, मतलब जहां आपको और कैलकुलेशन करने का मन हो जाए और करके उसको तोड़ फाड़ के चीर दीजिए तब भी आपका आंसर सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
11, एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति की 10वीं पीढ़ी तक पूर्वजों की संख्या कितनी होगी, जबकि उसके 2 माता पिता, 4 दादा दादी और 8 दादा 8 परदादा परदादी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीक्वेंस क्या बन रहा है, देखिए उनके परमाणु जिसके 2 माता पिता हो गया, उसके बाद क्या आया 4 दादा दादी, उसके बाद क्या आया 8 परदादा परदादी, इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा कितना टू एन टर्म नहीं 10 टर्म तक निकालने के लिए एक 10वीं पीढ़ी टू 10 टर्म। ठीक है, टू 10 टर्म। ठीक है, 10वीं पीढ़ी की संख्या कितनी होगी। अब देखिए कि तो आपको इसीलिए ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर हो गया 2, आर बराबर भी हो गया 2 और एन बराबर कितना हो गया 10 हो गया। ठीक, तो आपको क्या निकालना है, एस एन निकालना है। सो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एस एन का वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे तो निकल जाएगा आसानी से। तो एस एन बराबर हो जाएगा ए आर टू द पावर एन माइनस 1 बट्टा में कितना आर माइनस 1 बराबर, देखिए ए का वैल्यू 2 टू द पावर 10 माइनस 1 बट्टा में कितना 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू, यहाँ देखिए 2 टू द पावर 10 तो क्या होता है 10 से 24 माइनस 1 बट्टा में 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू हो गया 1023 बराबर कितना हो गया, इसको जब आप गुना करेंगे तो गुना करके आपको मिल जाएगा, अरे बेटा कह नहीं रहा, बराबर कितना हो जाएगा 23 दूनी 46, यहाँ हो गया 02, तो मतलब 2046, मतलब कि उस व्यक्ति के 10वें पूर्वजों तक की संख्या कितनी हो जाएगी 2046 हो जाएगी, 2046 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नहीं है, अब जो गुणोत्तर माध्य के बारे में आपको जानना है, गुणोत्तर माध्य किसको कहते हैं। ठीक है, गुणोत्तर माध्य क्या होता है, दो धनात्मक संख्याओं को ए और बी का गुणोत्तर माध्य क्या होता है, ए रूट बी होता है। या कैसे होता है इसको समझिए, इसको समझते हैं। मान लेते हैं लेट ए जी बी आर इन जीपी, ठीक है, आर इन जीपी, वेयर इज जी क्या है, जीएम है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन है, मतलब दो टर्म जो है उसके ठीक बीच का जो टर्म होगा वही क्या कहलाता है, उसका ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, इसीलिए ए बाय जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी बाय जी, सॉरी ए जी बी, ए जी बी आर एन जी पी हमने मान लिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा ही दे, ए जी बी आर एन जी पी, यहाँ जी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी बाय ए इज इक्वल टू बी बाय जी हो जाएगा। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, या जी बराबर कितना हो जाएगा रूट ओवर ए बी। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका ज्योमेट्रिक मीन हो गया। मतलब दो टर्म अगर दिया हुआ है उसके बीच का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि जी बराबर क्या हो जाता है रूट ओवर ए बी हो जाता है, दोनों को गुना करके उसका रूट निकाल देंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसका ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे, अगर एक निकालना हो तब। अगर मान के चलिए एन ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो कि उसके बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन आप पुट कर दीजिए, दो संख्या ए और बी हो और उसके बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन पुट करना है तो क्या हो जाएगा उसका एन G1 G2 G3 Gn तक आ जाएगा।
और उसका जीएन का फार्मूला क्या हो जाता है, ये हो जाता है, जिसका फार्मूला आपको यहाँ दे दिए हम। और इस फार्मूला को हम लोग अब प्रूफ करके देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, आइए। तो इसमें फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है ही। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू थ्योरी क्या होगा, ए G1 G2 G3 so on Gn कॉमा B आर इन Gp। ठीक है, अब देखिए कि यह Gp में है, कैसे है, क्योंकि A और B के बीच में कितना Gn रखा गया है, n टर्म रखा गया है, Ngn रखा गया है, ज्योमेट्रिक Ngm रखा गया है। तो क्या हो जाएगा, सो A बराबर कितना हो गया, ए बराबर हो गया आपको ए, फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ए हो गया, फर्स्ट टर्म ए हो गया। आर बराबर कितना हो जाएगा, G1 बट्टा ए ना, आर बराबर कितना हो जाएगा, G1 बट्टा ए हो जाएगा, या G2 बट्टा G1 हो जाएगा, या G3 बट्टा G2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, G1 बट्टा ए लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ए का वैल्यू तो ए है, फर्स्ट टर्म तो ए है ही, और इसका फर्स्ट टर्म, इसको हम इस तरह लिखें, फर्स्ट टर्म बराबर क्या हो गया, ए हो गया। अब देखिए कि आर का वैल्यू हमको निकालना है, लेकिन आर तो यहाँ जी वन में से, G1 में हम ए से भाग दें या G2 में ए से भाग दें तो ऐसे तो निकलेगा नहीं। इसके लिए थोड़ा सा और अलग से दिमाग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यह जो बी टर्म है, यह टर्म कौन सा टर्म होगा, या देखिए कि n तो बीच में ही घुस गया, ये वो पहला टर्म ये हो गया तो n+1, और यह टर्म हो गया तो n+2, मतलब टोटल कितना हो गया, b कौन सा टर्म हो गया, n+2वां टर्म हो गया। b इज इक्वल टू क्या हो गया, n+2th टर्म हो गया, टूथ टर्म हो गया। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, a n+2 लिख देंगे। ठीक है, या देखिए b बराबर कितना हो जाएगा, an+2, तो an+2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ARn-1, ARn-1, तो n का वैल्यू कितना, n+2 -1, या कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू, अभी देखिए इस b को, इस a को हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, b बट्टा a इज इक्वल टू r⁴n+1, या देखिए r बराबर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, b बट्टा a (1/n+1). अब देखिए a का भी वैल्यू हमको मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया, और r का भी वैल्यू हमको मिल गया। तो हमको अब क्या निकालना है, Gn निकालना है ना। तो Gn हम लोग कैसे निकालेंगे, Gn बराबर, सो Gn बराबर कौन सा टर्म होगा, n+1वां टर्म Gn होगा। Gn बराबर n+1th टर्म बराबर कितना हो जाएगा, या Gn बराबर हो जाएगा a, इसी को लिख दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, an+1 हो जाएगा। अब देखिए ARn-1 हो जाएगा, r का वैल्यू कितना, r⁴n-1, तो n-1 तो n+1 -1 कर देते हैं, या Gn बराबर कितना हो जाएगा, Gn बराबर हो जाएगा AR⁴n। ठीक है, अब देखिए r का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे हम लोग, तो या Gn बराबर r का वैल्यू कितना आया था, b बटा a⁴1/n, यहाँ पर r उस पर पावर कितना है, n है, ठीक है, n+1 था। तो या Gn बराबर कितना हो जाएगा, b बटा a r⁴n/n+1, यही आपका हो गया फार्मूला। यही प्रूफ करना था आपको, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं यही प्रूफ करना था कि नहीं। इन है,
जी एन बराबर ए आर टू द पावर एन, ए आर एन वन बाय बी, बी बटा ए, ठीक है, होल टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। ये हो गया आपका फार्मूला। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कह रहा है कि ऐसी तीन संख्याएं ज्ञात कीजिए जो जिनको 1 और 256 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी में हो, ठीक है। आपको मतलब क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 1 G1 G2 G3 256 आर इन जीपी, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ए बराबर तो हो गया 1, और ये 256 कौन सा टर्म हो गया, 1 2 3 4 5, पांचवा टर्म हो गया, A5 बराबर 256, ठीक है। अब देखिए A5 अगर 256 हो गया तो A5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू 256, या देखिए आर टू द पावर 4, ए का तो वैल्यू 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 256। अब देखिए 2 टू द सॉरी, हाँ, या लिख सकते हैं आर टू द पावर 4 बराबर 256 को अब हम लोग क्या करते हैं, तोड़ना शुरू करते हैं, कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 6 2 दुका 2 दो दूनी 4 2 8 16 128, 2 64 दूनी 128, 2 36 दूनी 72, उसके बाद 2 नहीं यहाँ हो जाएगा 28, इसका 32 ना, इसको जब हम तोड़ेंगे 32 हो जाएगा, 2 से यहाँ 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 2, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, अगर 2 2 का जोड़ी लगाते 4 चौका 16 चौका 28 चौका 28, 1 2 3 4, हाँ ठीक है। 4 टू दी पावर 4 इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो बड़ा या आर बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए और आर का वैल्यू तो हमको फाइंड हो गया, तो इसीलिए G1 G2 निकल जाएगा। इसीलिए G1 बराबर कितना हो जाएगा, A2 ना, बराबर कितना हो जाएगा, ए आर इज इक्वल टू ए का वैल्यू 1 इंटू 4 इज इक्वल टू हो गया 4। उसके बाद देखिए G2 बराबर कितना हो जाएगा, G2 बराबर हो जाएगा A3 इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है। उसके बाद देखिए G3 बराबर हो जाएगा A4 इज इक्वल टू हो जाएगा ए आर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 4 क्यूब, 4 चौका 16 चौका 64, तो इसीलिए 1 4 16 64 256 आर इन जीपी, ठीक है। यही आपको निकालना था कि उसके 3 टर्म जो है उसके बीच में 1 और 256 के बीच में 3 टर्म आपको पुट करना था, ठीक है। अब देखिए अगला अगला आपका थ्योरी कह रहा है कि समांतर श्रेणी समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य में संबंध, रिलेशन बिटवीन ए एम एंड जी एम, ठीक है। अब देखिए ए एम और जी एम के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है ये जानिए। ए एम क्या होता है, ए एम होता है ये ए बराबर क्या होता है ए प्लस बी बाय 2, और जी एम क्या होता है जी बराबर रूट ओवर ए बी, ठीक है। ए एम और जी एम में हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ प्रोसेस। अब यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि
इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 में जाते हैं, प्रूफ करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड। ठीक है, समीकरण 1 में से 2 को हम लोग घटाते हैं। ठीक है, 1 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस जी इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी बाय 2 माइनस रूट ओवर ए बी। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं लेकर के। a माइनस जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी बट्टा में 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, या a माइनस जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 को बाहर रख लीजिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर a का होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर b का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब इसको गौर से देखिए, यहाँ कुछ नहीं किया हमने, क्या है ए था तो उसको रूट ए का होल स्क्वायर कर दिए तो वही चीज आ गया हमको। या देखिए क्या हो जाएगा, a माइनस जी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो रूट ओवर a माइनस रूट ओवर b का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट ओवर a माइनस रूट ओवर b का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अब तो यह स्क्वायर में आ गया, 1/2 गुना में भी है, मतलब यह माइनस में तो होगा नहीं। अब माइनस में नहीं होगा तो इसका मतलब यह या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा तो होगा नहीं। तो यह क्या हो जाएगा, या 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, उससे छोटा तो होगा नहीं। तो यह क्या हो जाएगा, a माइनस जी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। या देखिए a, अब इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a इज ग्रेटर एंड इक्वल टू जी। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या दिया हुआ है। यदि दो संख्याओं a और b के बीच का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 और 8 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दो संख्याएं दिया हुआ है ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए एम आपको क्या दिया गया है, ए बराबर आपको दिया गया है 10 और जी बराबर आपको कितना दिया गया है, जी बराबर दिया गया है 8। या देखिए ए, अगर ए दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस बी बटे 2 बराबर में हो गया 10, या a प्लस बी बराबर कितना हो गया 20। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इधर देखिए g बराबर 8 है तो रूट ओवर ए बी इज इक्वल टू हो गया 8। या देखिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 8 के 64, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए अब इससे एक और फार्मूला, a माइनस बी बराबर क्या होता है, नौ a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab, यही होता है इसका फार्मूला। हम लोग क्या जानते हैं कि a माइनस बी बराबर इतना फार्मूला होता है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab या फार्मूला होता है। या देखिए a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर हो जाएगा रूट ओवर a प्लस बी का वैल्यू तो हमको 20 दिया हुआ है माइनस 4ab, 4 इंटू ए बी का वैल्यू हमको कितना 64 है। या क्या आया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इस दोनों से हम इसका वैल्यू पुट किए हैं। अब देखिए, या देखिए क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू रूट ओवर 20 400 माइनस 64 में इसको गुना करेंगे, 4 चौका 16, 6 चौका 24, 1 25, 256
या देखिए a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, इसका जब हम निकालेंगे 256 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 5 4 9, यहाँ हो गया 1। ठीक, तो 144 या a माइनस बी बराबर कितना हो गया, 12। 12 पॉजिटिव नंबर हम जनरली ले लेते हैं, ठीक है, निगेटिव को छोड़ देते हैं मन ही मन। निगेटिव लेने की हमें यहाँ आवश्यकता ज़्यादातर नहीं पड़ती है, इसीलिए उसको छोड़ देते हैं। या अगर उसको लेना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि प्लस माइनस 12। ठीक है, a माइनस बी बराबर प्लस माइनस 12। अब इसको सेकेंड मान लेते हैं इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का कैलकुलेशन करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना था, 20, एंड a माइनस बी बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस 12 आ गया। तो अब देखिए इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यह दोनों कैंसिल हो जाएगा। 2a बराबर हो गया कितना, 32, और घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। या a बराबर कितना हो जाएगा, 16 और 4। ठीक है, a का वैल्यू हमको निकल गया, और हमको निकालना क्या था, कह रहा है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्या ने निकालना है तो संख्या क्या हो जाएगी, a बराबर हमको इतना निकल गया, b का वैल्यू निकालना है ना, a बराबर इतना हो गया। अब b का वैल्यू कितना हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, a में अगर एक फर्स्ट में a का वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा, 16 4 20, 4 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, मतलब b का वैल्यू, a का वैल्यू 16, b का वैल्यू 4, या a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 16, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यही चीज हमको फाइंड करना था और हमने फाइंड कर लिया। आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे, और सीक्वेंस एंड सीरीज का यह दूसरा पार्ट था। इसमें हम लोग जीएम और जीपी दोनों के बारे में अध्ययन किया। एपी जीपी एएम जीएम दोनों के बारे में, चारों के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद उसका एग्जाम्पल बनाया, और एएम और जीएम में क्या रिलेशन होता है ये भी हमने देखा। ठीक है, इन सारे चीज़ों का थ्योरी और क्वेश्चन करने के बाद हम लोग आज इसको यहीं ख़त्म करेंगे, इस चैप्टर को। अगले इसमें जो है सो इस क्लास को आज यहीं ख़त्म कर लेते हैं, जिसका कि आपको क्यूआर स्कैन हम आपको दे रहे हैं, स्कैनर, आप इसको स्कैन कर लेंगे, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और 8.2 जो है एक्सरसाइज, इसका सॉल्यूशन हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, आज का क्लास यहीं तक। ठीक है, बाय बाय।